हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास है उसको लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर है बुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बुआ। देखो, यह जो सेशन है वहाँ यह एग्जाम के लिए तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस दुनिया में किस तरीके से शासन व्यवस्था होता था, पूरे दुनिया में किस तरीके से शासन होता था, उसके साथ साथ अपने भारत में किस तरीके से शासन हुआ करता था और किस तरीके से पुराने के राजाओं शासन करता था, जिससे लोग तंग आए हुए थे। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों पनपा, क्या कारण था, है ना? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे कि आखिर किसी भी लोग पर, किसी भी देश के लोगों पर यदि ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार किया जाएगा तो फिर सहने का भी एक लिमिट होता है, बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है। यदि लिमिट क्रॉस कर जाइएगा तो आतंक मचेगा। एक समय ऐसा आएगा कि लोग आतंक मचाएगा, है ना? और यही चीज़ देखने को हमको सबसे पहले यूरोप में मिला था, क्योंकि यूरोप एक पहला ऐसा महादेश है, यानी महाद्वीप है, जहां पर लोगों ने अपना अधिकार के मांग के लिए युद्ध छेड़ देता है ना? तो स्टार्टिंग जो हुआ है, जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनपा है वह यूरोप से पनपा है। सबसे पहले देखते हैं बुआ इस चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद को देखते हैं। राष्ट्रवाद को देखना है कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपने देश के प्रति स्नेह और प्रेम के भावना जब लोगों में उत्पन्न होने लगता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, और उस लोगों को राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे यदि हमारे देश के बारे में यदि कोई दूसरा देश यदि कुछ बोलता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं सहेंगे, तो हम राष्ट्रवादी हुए, क्योंकि हमें हमारा देश से प्यार है। इसी प्रकार से पूरा दुनिया में राजा किस तरीके से शासन करता था और किस तरीके से लोगों पर अत्याचार करता था और किस तरीके से यह अत्याचार से जूझकर लोगों ने आतंक मचाया और लोगों में राष्ट्रवादी भावना पनपा। देखिए बुआ, यह पूरा दुनिया में निरंकुश शासन हुआ करता था। राजा को जैसे मन करता था वैसे शासन करता था, लेकिन एक समय आया जो कि राजा के शासन से, उसकी क्रूरता से लोग तंग आकर एक बहुत बड़ा युद्ध देखने को मिलता है, और बहुत बड़ा युद्ध लेकर के आया था लोग यूरोप में। और वही एक ऐसा युद्ध था जो कि पूरा दुनिया में देखा देखी एकदम बारूद की तरफ फैल गया, आग की तरफ फैल गया, आंधी की तरफ फैल गया, पूरे दुनिया में भयानक परचम को लहराया यह राष्ट्रवादी भावना। और पूरा दुनिया के देश जागा कि नहीं, लोग जो है, राजा जो है अत्याचार कर रहा है लोगों पर, राजा का जो शासन है, निरंकुश शासन है, वह गलत शासन है। अब लोगों ने गुट बनाता है और पूरा दुनिया में होड़ लग जाता है कि राजा को शासन, निरंकुश शासन बंद होना चाहिए। और पूरा दुनिया देखा देखी, यूरोप में तो राष्ट्रवाद की भावना पनपा, और इससे देखा देखी पूरा दुनिया में राष्ट्रवादी भावना पनपता है। और किस तरीके से निरंकुश शासन व्यवस्था को हटा करके एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू होता है पूरा दुनिया में, और पूरा दुनिया एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था से चलने लगता है। तो इसी सफर को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप में सबसे पहला कदम उठाया गया कि निरंकुश शासन व्यवस्था से लोग तंग आ गए थे, और किस तरीके से राजाओं को मारा गया, किस तरीके से राजा के हर एक बात को नकारा गया, और नकार करके किस तरीके से यूरोप में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। और वही देखा देखी पूरा दुनिया में यह फैल जाता है और पूरा दुनिया में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापना होता है। एक संविधान के तौर पर दुनिया चलने लगती है। उसी चैप्टर को देखना है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बुआ, इतना मजा आने वाला है यह, है ना, हिस्ट्री में कि क्या ही कहें। देखिए, क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इतना बढ़िया से डिजाइन करके दिया गया है क्योंकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कम से कम पनपे, लोगों को अपना देश से प्यार हो, लोगों को अपना देश के प्रति, है ना, मतलब एक पॉजिटिव सोच हो। इस तरीके से क्वेश्चंस को, इस तरीके से इस चैप्टर में इतिहास को
बनाया गया है पहला चैप्टर में। और किस तरीके से मतलब कि निरंकुश शासन होता था तो किस तरीके से लोग तंग आए हुए थे उसको देखना है। यदि निरंकुश शासन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इस सबको देखना है, ठीक है। तो चलिए आज है चैप्टर हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवादी भावना सबसे पहले यूरोप से पनपता है और यूरोप के वह कौन ऐसा देश था जहां पर राष्ट्रवादी भावना का चिंगारी बोया गया था और यह चिंगारी पूरा दुनिया में बहुत तेजी से फैलता हुआ देखने को मिला था, है ना। तो चैप्टर है हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद को हम देख चुके हैं कि किसी भी देश के प्रति यदि लोगों में सकारात्मक विचार आने लगे, देश से प्यार होने लगे, देश के बारे में पॉजिटिव सोच होने लगा, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखते हैं यूरोप। तो सबसे पहले हुआ हमें वर्ल्ड मैप पर यूरोप देखना पड़ेगा कि यूरोप कहाँ है। यूरोप में कुछ देश देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना पनपा और यह पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि नहीं, राजाओं का शासन सिर्फ नहीं, हम एक ऐसा शासन व्यवस्था करेंगे जिसमें लोगों का भी अधिकार होगा, है ना। तो वही यूरोप से पनपता है। तो सबसे पहले बुआ हम लोग अभी देखेंगे कि यूरोप को देखते हैं और यूरोप में वह कौन कौन ऐसा देश था जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है ना, राष्ट्रवाद की ओर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं कि हमारा यूरोप इसमें कहाँ है, ठीक है बुआ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बुआ वर्ल्ड मैप पर, है ना। पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक है बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर एगो क्या है बुआ, यहाँ पर एगो पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से पहाड़ देखने को मिलता है। यह जो पहाड़ है इस पहाड़ को बोलते हैं हम लोग यूराल पर्वत। क्या बोलते हैं? यूराल पर्वत। तो इस यूराल पर्वत से, है ना, एशिया और यूरोप अलग होता है, ठीक है। यूराल पर्वत से एशिया और यूरोप अलग होता है। तो इस यूराल पर्वत के बगल से, है ना, इस तरीके से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो देश आता है किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारा, ठीक है ना, ये है सारा यूराल पर्वत के इधर जो भी देश आते हैं, है ना, वह एशिया महाद्वीप में आते हैं। और यूराल पर्वत के इधर जो भी है, ठीक है, यहाँ से यह जो हम मैप बना रहे हैं ये सब कौन सा है? ये सब जो आता है बुआ वह आता है यूरोप में। क्या आता है? यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ये जो है इसको एक बार देख लीजिएगा। यह जो सब देश है, ठीक है, यह कंप्लीट जो हम यहाँ पर, है ना, यह जो दिखा रहे हैं इस सारा का सारा क्या है? सारा का सारा इसमें से आने वाला देश सारा का सारा है एशिया में। और यहाँ पर जो इसमें जो आ रहा है इस सारा का सारा क्या है? यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महादेश है, ठीक है बुआ। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर यह जो है ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका। तो यह है क्या? यह है उत्तरी अमेरिका, है ना। ये कंप्लीट क्या है? यह है बुआ उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब यदि नीचे देखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब दक्षिणी, है ना, अमेरिका है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखेंगे बुआ यहाँ पर यह जो दिख रहा है यह, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अफ्रीका महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसको आप विशेष याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जब तक आप, है ना, हिस्ट्री तभी ठीक हो सकता है कि जब तक आपको मैप नहीं ठीक होगा। क्योंकि यदि हम कहें कि फ्रांस, इटली, तो आप फ्रांसे नहीं जानिएगा, इटली नहीं जानिएगा। जापान में, यदि हम कहें कि जापान और चाइना में युद्ध हो गया था तो जापाने नहीं जानिएगा तो फिर पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैप एक बार आपको दिमाग में चला जाए, कुछ देश का नाम यदि याद हो जाता है, मैप पर यदि चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा, है ना, क्या है कि अच्छा वो देश उस पर हमला किया था। तो इससे माइंड में जो मैप जो आएगा ना उससे अच्छा से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसलिए ज़रूरी है इसको देखना, ठीक है बुआ। चलिए
तो यह जो है क्या है, यह है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और इधर यदि आएंगे हम, यहाँ पर यह जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कथी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो चलिए एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो दिख रहा है ये क्या है, यह है आपका एशिया, क्या है, यह एशिया महाद्वीप है। ये क्या है, यह है आपका यूरोप महाद्वीप। ये क्या है, यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और ये क्या है, यह है आपका उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से बउआ हम यहाँ पर देख लिए कि कौन कौन महाद्वीप है। तो कितने महाद्वीप हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 महाद्वीप हुए, ठीक है। अब देखिए हमको मेन जो जरूरी है वह मेन जरूरी है किससे, यूरोप से, क्योंकि हमें पढ़ना है यूरोप के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है, इसी यूरोप के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बुआ यूरोप के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ से यूराल पर्वत है, तो यहाँ से ये जो मैप है ना, यही आपका क्या है, यूरोप है, ठीक है बुआ। यह जो देख रहे हैं यही आपका यूरोप है। और यही यूरोप ने इस पूरे दुनिया में क्या दे दिया, देश प्रेमी भावना को उत्पन्न किया था, राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया था, है ना। नहीं तो लोग को पता ही नहीं था कि निरंकुश शासन, है ना, क्या होता है। बस लोग पूरा जिंदगी में यही समझता था, अपने आप को तुच्छ समझता था कि हम शायद जन्म ही इसीलिए हुआ है। लोग को राष्ट्रवादी के पता ही नहीं था, देश का भी बात हो सकता है यह पता भी नहीं था, लोगों में देश के प्रति भी पॉजिटिव सोच हो सकता है यह बात पता ही नहीं था। लेकिन यूरोप में तहलका मचा दिया और लोगों को जागरूक किया कि हम लोग अपना तौर तरीका से भी शासन कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी राजा जो कहेगा वही हम करेंगे, यह जरूरी नहीं है कि राजा जो शासन कर रहा है वह बिल्कुल अच्छा ही शासन हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूरोप, यानी इस पूरे दुनिया को जो राष्ट्रवादी भावना पनपाया है वह यूरोप का देन है बुआ, ठीक है। तो यही यूरोप है। अब हम लोग थोड़ा सा यूरोप के बारे में और देखते हैं, है ना, जूमिंग करके कि यूरोप में कौन कौन देश आता है। तो कुछ देशों के बारे में हमें जानकारी लेना होगा, तभी हमको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यह यूरोप के कुछ देश है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ देश आपको याद करना पड़ेगा, है ना, तब पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए यह जो देश दिख रहा है ये वाला, है ना, ये वाला जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, है ना, ठीक है। इस देश का नाम है बुआ फ्रांस। क्या है, फ्रांस देश है ना, फ्रांस देश है। देखिए बुआ ये फ्रांस जो था पूरा दुनिया में सबसे मजबूत देश था। सबसे मजबूत देश कोई था तो फ्रांस था। और फ्रांस से ही इस पूरे दुनिया में देश प्रेमी भावना उत्पन्न होता है। मतलब फ्रांस ने ही गणतंत्र का जन्म दिया है। फ्रांस ने ही बुआ, है ना, क्या किया है कि लोकतंत्र का जन्म दिया है। फ्रांस ने ही यहाँ पर क्या किया है, युद्ध करके लोगों को देश प्रेमी भावना को पनपाया है ना। तो इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, फ्रांस के बारे में, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में कौन देश, यूरोप के फ्रांस देश में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना को पनपाया है। तो फ्रांस के बारे में हम लोग देखेंगे। और फ्रांस से इधर आएंगे, देखिए यह जो ग्रीन वाला भाग है उसको हम लोग जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी है। तो कुछ देशों के बारे में हम लोग जान लेंगे जिससे पढ़ने में मजा आएगा। तो देश इधर देखते चलिएगा। ये क्या है, ये है जर्मनी, ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। और नीचे की तरफ आएंगे तो यह जो है जूता के आकार का, देख सकते हैं ना, ये जूता के आकार का जो शेप दिख रहा है ना, यह जो जूता के आकार का है इसको हम लोग इटली बोलते हैं। क्या हुआ, यह इटली देश है, ठीक है। यह क्या है, यह है इटली। और इधर बगल में आएंगे तो ये रेड वाला है, यह हुआ आपका पोलैंड। क्या है, यह है पोलैंड, ठीक है, ये पोलैंड है, ठीक है, याद रखें, यह है पोलैंड। अब देखिए, अब हल्का सा देखिए, यह जो है यही है हम लोग पर शासन किया था। कौन किया था, इंग्लैंड। यह है ब्रिटेन। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, यह हमारा सब पर बेहुदवा शासन किया था, ठीक है। तो ये कौन हो गया, यह है आपका इंग्लैंड हो गया, ठीक है। इसको भी आप माइंड में
है ना, रखिएगा। और ये जो है ये है आयरलैंड, ठीक है, ये क्या है, यह है आयरलैंड, है ना, इसको भी है ना याद रखिएगा, आयरलैंड है। और नीचे आएंगे बउआ तो नीचे आएंगे, यह जो दिख रहा है ग्रीन वाला है ना, यह इसको हम लोग बोलते हैं स्पेन। क्या बोलते हैं, ये स्पेन है, ठीक है, ये स्पेन देश है, इसको याद रखिएगा, ठीक, ये वाला है ना। और देखिए, और स्पेन के जस्ट बगल में एक देश आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यह जो देश है इस देश का नाम है बुआ पुर्तगाल, ठीक है, यह जो छोटा वाला है ना, ये इसको पुर्तगाल कहते हैं। और यही पुर्तगाल का एगो आदमी था जिसका नाम था वास्को डी गामा। यही देश के वास्को डी गामा ने अपना भारत को खोज किया था, समुद्री मार्ग का पता लगाया था और उससे भारत का खोज कर दिया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। तो जो वास्को डी गामा था कहाँ का था, यही पुर्तगाल का था, ठीक है बउआ। तो इतना देश को लगभग आप क्या करिएगा, इसको लगभग मैप में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बुआ थोड़ा सा अब देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग अब चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें देखना है फ्रांस के बारे में देखना है, फिर इसमें जर्मनी के बारे में देखना है और फिर इसमें इटली के बारे में देखना है, ठीक है। तो यह तीनों जो देश है वह एक ही साथ आता है, यूरोप के देश है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, क्या है इसे। चलिए देखिए, तो पहला चैप्टर है बुआ जिसका नाम है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इतिहास है, पहला चैप्टर इतिहास का लिए है बुआ, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो यहाँ पर यूरोप में हम लोग यूरोप का मैप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यही है फ्रांस। यह जो जूता वाला था क्या था, इटली था। यह क्या था, स्पेन था। ये क्या था, जर्मनी था। ये था इंग्लैंड, है ना। और ये पुर्तगाल है ननकी, और यहाँ जो ये रेड वाला है वह आयरलैंड है, ठीक है। तो इसको आप मैप को दिमाग में रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बुआ कि यूरोप महादेश में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय हुआ, है ना। मतलब राष्ट्रवादी भावना जब पनपा तो सबसे पहले कहाँ से पनपा, यूरोप से पनपा। कहाँ से पनपा, यूरोप से पनपा, है ना। और यूरोप महादेश ही, यूरोप महाद्वीप ही वह सबसे पहला देश है, सबसे पहला महाद्वीप है जिसमें राष्ट्रवादी भावना पनपा था। अगला है कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना। पूरे राष्ट्र के बारे में यदि सकारात्मक सोच सोचते हैं उसी को मतलब होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। अब देखिए राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि समान भाषा बोलने वाले लोग रहें। मतलब कि एक ही प्रकार के भाषा जो बोलते हैं वो लोग, समान धर्म के लोग हो और एक एरिया में समान धर्म के लोग रहते हो और एक समान सभी का विचार मिलने वाला लोग हो, वही होता है राष्ट्रवाद का अर्थ। कि बहुत से बहुत जनसंख्या का विचार लगभग सेम हो, धर्म लगभग समान हो और एक ही प्रकार के भाषा को बोलता हो। इससे क्या होगा कि इससे राष्ट्रवादी भावना जल्दी पनपेगा, क्योंकि एक प्रकार के आदमी रहेगा, एक विचार वाले, तो एक बार में पूरे आदमी का मत एक हो जाएगा। इससे राष्ट्रवादी भावना को पनपाने में बहुत, है ना, तरक्की मिलेगा और देश में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने में बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हो गया। फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुआ था, है ना। फ्रांस में क्रांति हुआ था। क्रांति क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोग तंग आ गया था, वहाँ के सरकार से पूरा तंग आ गया था सरकार से, और तंग आकर के लोगों को मजबूरन सरकार के विरुद्ध में क्या करना पड़ा, क्रांति करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, और जिससे निरंकुश शासन व्यवस्था खत्म होता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय होता है ना। तो राष्ट्रवादी भावना जो है फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न होता है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था बुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, है ना, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी युद्ध, और इसी युद्ध के कारण
पूरे दुनिया में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, पूरे दुनिया के लोग को राष्ट्रवादी भावना पनपता है ना, यही फ्रांसीसी युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं बुआ। देखिए अगला है पूरे विश्व, देखिए पूरे विश्व में निरंकुश राजतंत्र चलाया जाता था, निरंकुश शासन चलाया जाता था। निरंकुश शासन, राजतंत्र नहीं, यहाँ शासन होना चाहिए, शासन करिएगा। निरंकुश शासन चलाया जाता था और वह जो शासन होता था बउआ दो प्रकार से होता था। एक था निरंकुश शासन, है ना, निरंकुश राजतंत्र, और एक होता था संवैधानिक राजतंत्र। तो निरंकुश राजतंत्र जो होता था उसमें राजा अपनी मर्जी से चलाता था। राजा को जैसा मन करे शासन चलाने को, वैसा मर्जी से राजा शासन चलाता था। किसी लोग को नहीं सुनता था, कोई गरीब को नहीं सुनता था। यदि कोई गरीब कुछ बोल देता है न्याय के लिए तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता था या उसे मार करके फेंक दिया जाता था। इतना निरंकुश शासन चलता था इस पूरे दुनिया में। राजा पूरे दुनिया पर वर्चस्व जमाए हुए थे, अपना देश में वर्चस्व जमाए हुए थे, है ना। तो निरंकुश शासन व्यवस्था इस प्रकार से चलता था। उसके बाद था संवैधानिक शासन व्यवस्था। ये जो है नियम कानून से चलता था। मतलब संवैधानिक शासन व्यवस्था तो कुछ ठीक था, लेकिन निरंकुश शासन व्यवस्था था, वहाँ के लोग तंग आ गए थे राजा से, और राजा से तंग आकर के किसी भी हिसाब से राजा को ठिकाने लगा दिया। कितना युद्ध हुआ और राजा को या तो देश छोड़कर भागना पड़ता था या उसको पकड़ के मौत के घाट लोग उतार देते थे। कहा जाता है ना, किसी को कितना सताओगे, कितना दिन तक तुम सताओगे, सताते रहो, एक ऐसा समय जरूर आएगा कि गरीब का बच्चा भी आगे निकलेगा। एक ऐसा समय जरूर आएगा कि लोग प्रताड़ित होकर के एक आंदोलन का क्रिएट करेगा। जरूर एक आंदोलन देखने का मिलता है। कितना दिन किसी को सताइएगा? जब इस लोगों को जब एक मत होगा, जब लोगों में जब अपना अधिकार समझने लगेगा, जब पूरा लोग का मत एक होगा, तो फिर भूचाल आ जाएगा इस दुनिया में। कहता है ना कि जनता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, यह परम सत्य है। सिर्फ जनता यदि पूरा एक्टिव हो जाए तो फिर सरकार क्या है, सरकार को जनता के अकॉर्डिंग शासन करना पड़ेगा, न कि जनता सरकार के अकॉर्डिंग शासन, नियम कानून के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। यही होता था पूरा दुनिया में। निरंकुश शासन व्यवस्था में जनता सरकार के हिसाब से चलती थी, लेकिन सब संवैधानिक शासन व्यवस्था होता है तो हम लोग वोट जिसको देंगे वही तो राजा बनेगा ना। और राजा बनेगा तो सिर्फ जीवन भर के लिए राजा नहीं बनेगा। यदि जीवन भर के लिए राजा बनेगा तो फिर निरंकुश शासन स्थापित कर देगा, जैसे मन करेगा वैसे चलेगा। इसीलिए संवैधानिक शासन व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल में सरकार बदल सकती है और सरकार को भी यह डर रहता है कि यदि 5 साल हम शासन सही से नहीं किए तो जनता हमें पलटी मार देगा। इसीलिए संवैधानिक शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, ठीक है, संवैधानिक शासन व्यवस्था। अब देखिए दुनिया का सबसे मजबूत देश फ्रांस था। पूरा दुनिया का सबसे मजबूत देश फ्रांस था। जो चाहता था वही होता था। फ्रांस जो कहे वही होता था। इतना मजबूत देश था। इस पूरा दुनिया में सबसे मजबूत देश कोई था तो वह फ्रांस था। फ्रांस जो कहता था वही होता था। पूरे यूरोप में ऑस्ट्रेलिया, है ना, का राजा मेटरनिक, है ना। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, गलत है, ऑस्ट्रिया का होगा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है बुआ, यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया। एक राजा था ऑस्ट्रिया देश नहीं देखा है, मैप पर दिखा देंगे जब इसका यूज होगा तो, ठीक है। ऑस्ट्रिया का एक राजा था मेटरनिक ने कहा कि मेटरनिक क्या कहता है कि फ्रांस को जब सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है। इसका मतलब हुआ कि फ्रांस जो चीज़ करेगा
पूरा यूरोप देखा देखी वही करता था। इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है, क्योंकि पावरफुल देश यह था। जैसा यह करता था वैसा होता था पूरे यूरोप में। ठीक है बउआ। आगे देखिए, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। यहाँ के समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। देखिए, फ्रांस में जो शासन हुआ करता था, निरंकुश शासन व्यवस्था, राजा का शासन था, एकदम अत्याचार कर रहा था वहाँ के लोगों को। वह जो शासन करता था वह एक वंश का शासन था, जिस वंश का नाम था बुर्बो वंश। और वह बुर्बो वंश का राजा लुई 16वां का नाम सुने होंगे, लुई 14वां का नाम सुने होंगे। ये लुई बेहुदा सा बुर्बो राजवंश के शासन था, है ना। बुर्बो राजवंश के शासक सब था, राजा सब था, और लुई करके इस पूरे फ्रांस में तबाही मचाए हुए थे। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 1 से लेकर के पूरा खानदाने सब शासन चलाता था और आतंक मचा के रखे हुए था पूरे फ्रांस में, है ना। तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन हुआ करता था, और वहाँ का जो राजा था वह समाज को दो वर्गों में बांटे हुए था। एगो था विशेषाधिकार वाला समाज। क्या था? विशेषाधिकार। एक ऐसा समाज बांटे हुए था जिसको एक विशेष प्रकार का अधिकार हुआ करता था। उसमें पादरी लोग आते थे, उसमें कुलीन वर्ग आते थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े पैसा वाले थे। पादरी जो पुजारी लोग थे बहुत बड़े बड़े, उन लोगों को विशेष अधिकार देता था। उसी देश में देखो, सरकार जो है दो नीति कर रहा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको अधिकार ज़्यादा दे रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। उसको बोलने का भी अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार ही नहीं था। इतना निरंकुश शासन व्यवस्था था। और टैक्स जबरदस्ती गरीबों से लेता था। अनाज यदि उगाता था गरीब खाने के लिए तो उसको जबरदस्ती छीना जाता था, या उसको पहुंचाना पड़ता था जाकर के उस राजा के यहाँ। इतना निरंकुश शासन था। लोग खाने को मोहताज थे। फ्रांस के जो गरीब थे, जो मजदूर थे, खाने को किसान, वहाँ के जो किसान थे खाने को मोहताज थे। और वहाँ का जो राजा है किस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करता था, खाने को नहीं देता था, है ना। और किस तरीके से वहाँ पर लोग खाने के लिए भी तड़प रहे थे। तो कितना दिन तड़पेगा। यह एक सैलाब का रूप जरूर लेगा। और आने वाला समय में बता दिया निरंकुश शासक को कि यदि जनता में जब भौकाल मचता है तो इस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और फ्रांस उदाहरण है इसका कि किस तरीके से लोग आतंक होकर के राजा को मौत के घाट उतारता है और अपना देश में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को चालू करता है। आगे देखे बुआ, एक था साधारण वर्ग बांटे हुए, जिसमें गरीब लोग थे, किसान थे, मजदूर लोग आते थे। इसको कोई अधिकार नहीं था। यूं ऐसे ही कचरा की तरह समझा जाता था इसको। लेकिन यही एक कचरा का डब्बा पूरे देश और दुनिया में परचम लहरा दिया। चलिए आगे देखते हैं बुआ। चलिए तो अब देखते हैं, है ना। इस प्रकार से हम देख लिए कि वहाँ के जो समाज था, जो फ्रांस का जो समाज था, वह दो वर्गों में बांटे हुए था। एगो था विशेषाधिकार वाला और एगो था साधारण वर्ग। और विशेषाधिकार वाला में जो पादरी था और जो कुलीन वर्ग था उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और टैक्स सिर्फ साधारण वर्ग के लोग देता था। जो गरीब लोग थे उससे टैक्स लेता था, अत्याचार करके, मार के, किसी भी हिसाब से टैक्स लेता था, है ना। कितना अत्याचार करता था समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए बुआ कि राजा एगो संस्था बनाए हुए थे कि कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। कंट्रोल करने के लिए तो संस्था रहेगा ही। तो राजा का संस्था उस समय था पार्लमा। राजा का संस्था था एक पार्लमा, जिसमें राजा, पादरी और कुलीन के साथ बैठते थे। इसमें गरीबों को जाने का अधिकार नहीं था। मतलब राजा मीटिंग करने के लिए एक क्या बनाए हुए थे, एक पार्लमा नामक संस्था बनाए हुए थे, और उसी में
पादरी के साथ, कुलीन के साथ और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर लोग के साथ बैठ करके मीटिंग कर लेता था। और उस मीटिंग में एक ही बात बोला जाता था कि गरीबों पर और टैक्स लगा दीजिए, जहाँ से उसको देना होगा देगा, और पादरी और कुलीनों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। और इस तरीके से पार्लियामेंट में सब बैठकर मीटिंग करता था और आस लगाए हुए लोग रहता था देश के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, कि अब नियम कानून बनेगा, शायद हमारे पक्ष में बात हो, शायद हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन सिर्फ लोगों का आशा ही बनकर रह जाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ फ्रांस में कि गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए कोई नियम कानून बनाकर लाया जाए जिससे उनको भी जिंदगी अच्छा से कट सके। ऐसा कोई नीति नहीं बनाता था। और साथ ही साथ वह जो पार्लियामेंट था उसमें गरीबों को जाने का अधिकार भी नहीं था। सोचिए कितना निरंकुश शासन चलाया जाता था। क्या स्थिति रहा होगा उस समय, क्या दिक्कत रहा होगा उस समय के लोगों को, जो सरकार कुछ नहीं कर पाता था। आज तो हम लोग ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से जी धर जाते हैं, है ना। खाने का कोई टेंशन नहीं, जो हमको मर्जी करेगा, जैसा पेशा चुनना पड़ेगा, जैसा काम करना पड़ेगा हम कर सकते हैं। धन्य है कि हम लोग इस शताब्दी में जन्म लिए हैं। और धन तो यहाँ तक ये है कि हम भारत ऐसे देश में जन्म लिए हैं, यह गर्व होना चाहिए। जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे उस समय और तो हल्का मचना है कि किस तरीके से यहाँ के लोग ने राष्ट्रवादी भावना पनपता है लोगों में, और किस तरीके से अंग्रेज को मार मार के बिलगाया जाता है इस देश से। चलिए आगे है बुआ कि दूसरा स्टेट, देखिए दूसरा स्टेट जनरल जिसमें सभी वर्ग के लोग आते थे, है ना। यह स्टेट बाई स्टेट समाज को बांटे हुए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो दूसरा स्टेट में कौन आते थे, है ना, इसमें आते थे सभी वर्ग के लोग आते थे। अब देखिए कि फ्रांस में बुर्बो वंश, यहाँ पर छुटा हुआ है, बुर्बो वंश का राजा लुई 14वां, क्योंकि लुई 1, लुई 2, लुई 3 इस तरीके से करते करते लुई 16वां तक शासन किया था पूरे फ्रांस में, और तबाही मचा के रख दिया था भाई साहब ये, है ना। तो कौन था, लुई 14वां, है ना, कहा कि मैं ही राजू हूँ, है ना, मेरे द्वारा बोला गया हर बात कानून होगा। ये देखिए तो ये क्या बात हुआ। लुई 14वां कहता था कि मैं ही राजू हूँ, जो हम बोल देंगे वही कानून होगा। क्या निरंकुश शासन था भाई साहब वहाँ, क्या दर्दनाक रोल रहा होगा उस समय का, क्या स्थिति रहा होगा वहाँ के गरीबों का। और अमीर मस्ती काट रहा था और गरीब खाने को मोहताज था। कितना तो मौत कर लेता था अपने आप को, आत्महत्या कर लेते थे, खाने को नहीं मिलता था। तो क्या शासन था यार। चलो आगे देखिए कि लुई 15वां तक तो शासन ठीक चला। लुई 14वां तो देखा कि क्या क्या बोलता है कि हम ही राज हैं, हम जो बोलेंगे वही कानून होगा। और जब यह मरता है, गद्दी पर से हटता है, तो अगला शासक उसी का बेटा लुई 15वां आता है, और लुई 15वां तक मिला जुला के शासन चलता है। उसके बाद जो आता है लुई 16वां, है ना, उसका दिन खराब था। और लुई 16वां के समय फ्रांस में युद्ध होता है, धूम मचा देता है भाई। लुई 16वां का दिन खराब था। इसकी शादी एक मैडम से हुई थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, गलत लिखा, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी, राजकुमारी सोच सकते हो, जिसका नाम था मेरी अंतुआनेट, जिसको मिसेस खर्चालू कहते हैं। ये मैडम इतना खर्चालू थी कि इस सजने संवरने में टैक्स का बहुत ज़्यादा पैसा यूज करती थी। मतलब गरीबों से टैक्स ले लीजिए, अब बढ़िया बढ़िया नथिया लेती थी, और बढ़िया बढ़िया पायल, अब बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के घूमती थी। देखिए लोगों से टैक्स लेकर के अपना ऐश मौज करने पर लगी है। हद तो तब हो गया था कि इनकी एगो कथी थी, बेटी थी। देखिए इसमें हम लोग लिखे हुए हैं कि यह इतना खर्चालू थी कि इन्होंने 3 महीना के बेटी के लिए 1000 नौकर रखी थी।
ये देखिए राजकुमारी है, 3 महीना के झुंझुन्ना हुआ इसको बेटी, तो उसको पालने के लिए 1000 नौकर रखे हुए था। 1000 नौकर का जो तनख्वाह है वो देता था, गरीब लोगों को टैक्स से देता था पैसा, और गरीब लोगों को ज़्यादा टैक्स बढ़ा देता था कि हमको नौकर को भी तो देखना है। ये था निरंकुश शासन। लोग मौत के घाट लग रहे हैं, लोग भूखे भूखे मर रहा है, और औरों जबरदस्ती टैक्स लगा देता है अपना ऐश करने के लिए। आगे देखिए, इसका पूरा नाम, पूरा खर्चा सर्वसाधारण पर टैक्स लगाकर करती थी। टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। और ये जो लुई सोलहमा था, मैडम को कह रही थी कि मैडम और ऐश करिए, और ऐश करिए, कितना चाहिए पैसा, बोलिए तो टैक्स और लगा देंगे, टैक्स लगाइए, कस के टैक्स लगाएंगे, लेकिन तुम ऐश करो खूब। और गरीबों पर इतना ज़्यादा टैक्स लाद दिया जाता था, और उस टैक्स से ये पूरा परिवार ऐश करता था। लेकिन कितना दिन सहोगे, भूचाल तो एक दिन मचेगा ही, बस एक चिंगारी की देर था, वरना पूरा देश में तो आग लगता ही। और कैसा आग, नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा, यह भौकाल का आग, जिसमें लोग गणतंत्र की मांग करने लगता है। आगे देखिए, लुई सोलहमा का जब अर्थव्यवस्था खराब होने लगा, होगा ही, ज़्यादा ऐश करिएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स के हिसाब से ना आएगा। तो ज़्यादा ऐश करे के चक्कर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगा। तो जब इसका आर्थिक स्थिति खराब होने लगा, तो इन्होंने अर्थशास्त्री कोलोन को बुलाया। एक अर्थशास्त्री रखे हुए था कि हमको पैसा का थोड़ा मेंटेन करे, है ना, मैनेज करे, क्योंकि टैक्स वगैरह ले रहा है तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, तो टैक्स को मैनेज करे। और उसने बोला, कौन, यही जो अर्थशास्त्री जो कोलोन था, उन्होंने कहता है कि किसी भी प्रकार आर्थिक स्थिति को ठीक करो, है ना, जब आता है तो कहता है कि आर्थिक स्थिति को ठीक करो, लुई सोलहमा कहता है। तो उन्होंने बोला, जो कोलोन है, कोलोन कहते हैं कि पत्नी को खर्चा कम करने के लिए कहिए। कोलोन कहा कि आप अपना पत्नी को कहिए तनी कम खर्चा करे, उतना सजने संवरने के लिए नहीं, ये क्या जरूरी है, झुनझुन्ना के लिए 1000 नौकर रखाएगा, ये सब कम करिए, देखिए आपका आर्थिक स्थिति ठीक होता है कि नहीं। तो उन्होंने गुस्सा होकर कोलोन गलत है, कोलोन करिएगा, कोलोन को हटा दिया, अर्थशास्त्री को हटा दिया। जब ये बात पता चला इस मैडम मिस खर्चालू के, तो इस खर्चालू कहे कि उसका इतना मजाल, हटाइए उसको। और ये खर्चालू मिसेस इस कोलोन को हटा दिया। और जैसे ही ये कोलोन हटता है तो आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होता है, और आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर होता है, और बीच में लोगों को मौका मिलता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है तो यह मीटिंग रखता है, और उस मीटिंग में सबको बुलाता है मीटिंग के लिए, गरीब अमीर सबको, गरीब से खुश होकर के जाता है, और वहाँ पर सोचता है कि अब हमारे लिए कोई कानून बन के कुछ नियम कानून पास होगा अच्छा के लिए। लेकिन वहाँ पर फिर टैक्स ज़्यादा गरीबों पर बढ़ाने की बात होता है। लोग ने ऐसा गुस्सा में था, और लोग ने बाहर निकल के उसी बैठक के बगल में बास्टिल का जेल था, वहाँ पर तोड़ फोड़ करके क्रांति कर देता है, और यही क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये मिसेस खर्चालू व लुई सोलहमा को तो गुलेटिन पर चढ़ा कर इसको मौत के घाट उतारता है ना। चलिए, अब यह जो भी कहानी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एकदम गजब का चैप्टर है बुआ, इसको पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं बुआ, है ना, फिर से अगला वीडियो में मिलेंगे, है ना। यहाँ तक आप लोग, है ना, कहानी इंटरेस्ट लगा होगा, है ना, बहुत अच्छा कहानी है, और पूरा एकदम शिद्दत और ईमानदारी से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस हिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।